जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 24 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह निसार कब लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 30 जुलाई 2025 को। तो पिछले 3-4 सालों से इसरो और नासा मिलकर के एक सैटेलाइट तैयार कर रहे थे जिसका नाम है निसार। तो अब इसको 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाना है। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्च्योर रडार। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लें आप। और इसका प्रक्षेपण कब होना है, इसकी लॉन्चिंग कब होनी है? 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर। और इसको कहाँ से लॉन्च किया जाना है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV F-16 से इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा, किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा? तो 743 किलोमीटर ऊंची सूर्य समकालिक कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा। इस उपग्रह को बनाने के लिए किसके किसके बीच में साझेदारी हुई है? तो इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई है निसार उपग्रह को लेकर के। इसकी लागत बताई जा रही है लगभग 12,500 करोड़ रुपए के आसपास। दोस्तों, निसार उपग्रह का उपयोग क्या होगा? तो यह प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करेगा। इसके अलावा पर्यावरण का अध्ययन करने में ये सहायता करेगा और जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी निगरानी करेगा और जलवायु परिवर्तन का भी विश्लेषण करेगा। इसकी विशेषता ये होगी कि ये दिन और रात दोनों में काम करेगा और बादलों के बीच भी डेटा को कलेक्ट कर सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 77। तो अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 77। आपको याद रखना है कि ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है यह एक साल में 2 बार लॉन्च किया जाता है। तो पहले जनवरी में आता है, फिर इसके बाद जुलाई में आता है। तो अभी जुलाई वाला लॉन्च किया गया है, तो जुलाई में भारत की जो रैंक बताई गई है वो 77 बताई गई है। बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स को तैयार किया है हेनली एंड पार्टनर्स ने, जो कि लंदन यूके में स्थित है। और IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यह इंडेक्स एक साल में 2 बार जारी किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। अभी जो जुलाई में रैंकिंग आई है भारत की, उसमें भारत का 77वां स्थान है, जबकि जनवरी 2025 में जो रैंक आई थी उसमें भारत का 85वां स्थान था। तो इस इंडेक्स में यह भी बताया गया है कि सबसे तेज सुधार करने वाला देश कौन है? भारत है। तो आपको याद रखना है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 के अनुसार जिन लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट होगा वो 59 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम टॉप 5 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करेंगे। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है सिंगापुर का। तो जिनके पास सिंगापुर का पासपोर्ट होगा वो लोग 193 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर है जापान और साउथ कोरिया। तो यहाँ के पासपोर्ट धारक 190 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और भी देश इसमें है। तो ये 189 देशों की यात्रा कर सकते हैं वीज़ा फ्री। चौथे नंबर पर है नीदरलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल और अन्य देश भी इसमें शामिल हैं। 5वें स्थान पर है स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और ग्रीस। ठीक है, तो ये टॉप 5 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं, तो इनको आप नोट कर लें। अब हम सबसे कमज़ोर पासपोर्ट की भी बात करेंगे। तो दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है अफ़गानिस्तान का। तो अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट धारक केवल 25 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। फिर इसके बाद है सीरिया, फिर इराक, फिर लीबिया, फिर नेपाल। अगला क्वेश्चन है, खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि झारखंड में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और उनकी माइनिंग की जाती है। तो अब झारखंड की सरकार ने ये सोचा है
कि क्यों ना इसको एक टूरिज्म के रूप में बदला जाए, यानी कि माइनिंग किस प्रकार से होती है, खनिज पदार्थ किस प्रकार से निकलते हैं, ये देखने के लिए लोग आए। तो इसके लिए खनन पर्यटन परियोजना या माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा, और झारखंड ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है भारत का। ठीक है, ये परियोजना 5 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही है। यह परियोजना झारखंड सरकार और कोल इंडिया की इकाई के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य की जो खनिज विरासत है उसको आम जनता के सामने लाया जाए, जिससे लोग भी जान सकें कि किस प्रकार से माइनिंग होती है। देखिए, यहाँ पर बात हुई थी झारखंड की, तो झारखंड की जो स्थापना है यह 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह बिहार से अलग होकर बना था। और इसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ का राजकीय पशु है हाथी और राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का प्रमुख पठार है छोटा नागपुर का पठार। लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा, सरहुल, छऊ और पाइका यहाँ के लोक नृत्य हैं। प्रमुख पर्व सरहुल, टुसु, कर्मा और वांदना है। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 81 हैं। झारखंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के मैप में। 2025 की कुछ प्रथम घटनाएं भी एक बार देख लेते हैं। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में बनेगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट है अयोध्या। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत की पहली एटीएम वाली ट्रेन का क्या नाम है? पंचवटी एक्सप्रेस। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटका। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि वो अब यूनेस्को में शामिल नहीं होगा, उसको किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं की जाएगी। तो 22 जुलाई 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग और व्हाइट हाउस ने यह घोषणा की है कि अमेरिका फिर से यूनेस्को से बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले 1984 में अमेरिका यूनेस्को से बाहर निकला था। फिर 2003 में जॉर्ज बुश का प्रशासन आया, जॉर्ज बुश की सरकार आई, तो वो फिर यूनेस्को में शामिल हो गया। फिर इसके बाद 2017 में ट्रंप आए, उन्होंने यूनेस्को को छोड़ा। और फिर 2023 में बाइडन आए, यानी कि 2023 में बाइडन की सरकार थी, तो वो फिर से यूनेस्को में शामिल हो गए। फिर ट्रंप आए, तो अब 2025 में ट्रंप ने तीसरी बार यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला किया है। बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का श्रीलंका में अशोक स्तंभ बनाया गया है। तो इसी का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अशोक स्तंभ की जो प्रतिकृति लगाई गई है श्रीलंका में, इसका अनावरण कब हुआ है? 21 जुलाई 2025 को। और ये प्रतिकृति कहाँ पर लगाई गई है? तो श्रीलंका का जो वास्का डोबा नामक स्थान है, यहाँ पर ये प्रतिकृति लगाई गई है। तो इसकी घोषणा किसने की है? भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने। दोस्तों, इस प्रतिकृति को लगाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सम्राट अशोक की श्रीलंका के प्रति सेवा को सम्मान देना। तो भारत सरकार ने इसमें $15 मिलियन की सहायता भी प्रदान की है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने पुत्र अरहंत महिंद और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो जब वो लोग वहां पर गए, तब श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। दोस्तों, बात करें अगर हम अशोक स्तंभ की, तो इसके निर्माता कौन है? सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। और ये कब बनाया गया था? लगभग 250 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें 4 सिंह हैं, जो कि चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं।
तो आपको 3 दिखाई देते हैं, इसके पीछे भी एक मुख होता है। नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों, अशोक स्तंभ को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म लेखों को अंकित करना। जो अशोक स्तंभ हैं वो आपको भारत में मिलेंगे, इसके अलावा नेपाल के कुछ हिस्सों में भी ये आपको मिल जाएंगे। ऊंचाई इसकी कितनी है, यानी जो अशोक स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 40 से 50 फीट के बीच में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बतूर में जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है वहां पर हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब आपके माइंड में होगा कि ये हॉर्नबिल क्या है? तो यह एक प्रकार का पक्षी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी पक्षी को बचाने के लिए हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र कोयम्बतूर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जो वित्त पोषण है या फंडिंग की जाएगी वो 1 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य है हॉर्नबिल पक्षियों का संरक्षण करना, अनुसंधान करना और उनके आवास को फिर से स्थापित करना। देखिए दोस्तों, जो हॉर्नबिल पक्षी है यह एशिया, अफ्रीका, मलेशिया में पाया जाता है और एशिया में खासकर भारत में जो पूर्वोत्तर पश्चिमी घाट है, मध्य भारत है, यहाँ पर ये पक्षी पाया जाता है। नागालैंड में इस पक्षी को लेकर के एक फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है जिसे हॉर्नबिल फेस्टिवल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि ऐसे खिलाड़ी जो ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे अब उनको 7 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ओलंपिक और पैरालंपिक पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो दिल्ली के जो खेल मंत्री हैं आशीष सूद जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। तो अब क्या होगा कि जो पैरालंपिक और ओलंपिक में जो मेडल विजेता होते हैं उनकी राशि को बढ़ाया गया है, जिससे खिलाड़ी जो हैं वो प्रोत्साहित हों और खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें। और इसके अलावा जो मेडल विजेता होंगे उन्हें दिल्ली सरकार में सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तो पहले 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी, अब 7 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और सिल्वर मेडल जीतने पर अब 5 करोड़ दिए जाएंगे और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पुरस्कार राशि अभी हाल ही में बताई गई है दिल्ली की सरकार के द्वारा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन कब शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत ने 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन शुरू किया गया था। तो इस मिशन के तहत अब तक 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। बात करते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन की, तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2023 को हुई थी और इसकी शुरुआत शहडोल मध्य प्रदेश से हुई थी। और इसको शुरू किया था किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका लक्ष्य क्या था? वर्ष 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त कराना। तो सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की बीमारी होती है, तो उससे मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था इस मिशन के तहत। और इसका उद्देश्य था 0 से 40 वर्ष आयु के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग करने का मतलब है जांच करना कि किसमें ये रोग है और किसमें नहीं है। तो अब तक 6 करोड़ लोगों में ये देखा जा चुका है कि किसमें ये रोग है और किसमें नहीं है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाता है। और इसमें जो आरबीसी होती हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो सिकल के आकार की हो जाती हैं। सिकल के आकार का मतलब होने का अर्थ है इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो बाधित होती है, अच्छे तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। विशेष रूप से यह रोग आदिवासी समुदायों में अधिकतर पाया जाता है। तो अभी जो ज़्यादातर स्क्रीनिंग की गई है वो आदिवासी इलाकों में ही की गई है और देखा गया है कि किसमें ये रोग है और किसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, WTA टूर स्तर पर एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा वीनस विलियम्स। कौन बनी है दोस्तों? वीनस विलियम्स। तो वीनस विलियम्स जो हैं वो अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं
और उनकी उम्र अभी 45 साल है। तो इस प्रकार से वो WTA टूर स्तर पर एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने ये खिताब नहीं जीता है, ये प्रतियोगिता के अंदर एक मैच जीता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो विलियम्स ने DC ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 के दौरान ये मैच जीता है। विलियम्स से पहले मार्टिना नवरातिलोवा ने 47 वर्ष की उम्र में इस प्रकार की एक जीत हासिल की थी। वीनस विलियम्स अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं, इस बात को तो आप याद रखिए ही। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि उन्होंने 7 एकल ग्रैंड स्लैम के खिताब भी जीते हैं और वो अमेरिका की प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स की बहन है। तो ये है सेरेना विलियम्स और ये हैं वीनस विलियम्स। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। 2027, 29, 31 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 का खिताब जीता है। आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। जेनिक सिनर और इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 का खिताब जीता है। इन्हें मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में लंबी कूद स्पर्धा में 7.75 मीटर की छलांग लगा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिलेगी। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन यूज करें रैनी 600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और ये जो कोर्स है ये 3 साल की वैलिडिटी के साथ है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो किस उपराष्ट्रपति ने अभी इस्तीफा दिया है? जगदीप धनखड़ जी ने। MiG-21 फाइटर जेट को कब रिटायर किया जाएगा? 19 सितंबर 2025 को। किस जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है? जस्टिस यशवंत वर्मा। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को भारत ने किस देश से खरीदा है? अमेरिका। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड किसे मिला है? मेरी पंचायत ऐप को। किस राज्य ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सब्सिडी योजना शुरू की है? असम। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर बैन लगाया है? यूरोपीय यूनियन। सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम वोटर वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। INS अजय किस श्रेणी का जहाज है जिसका हाल ही में शुभारंभ किया गया है? अर्नाला श्रेणी का। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व भी डिस्कस करेंगे। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में 1986 में स्थापना हुई थी। नंदा देवी है उत्तराखंड में 1988 में स्थापना हुई थी। नोकरेक है मेघालय में 1988 में स्थापना हुई थी। ग्रेट निकोबार है अंडमान निकोबार में 1989 में स्थापना हुई थी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में 1989 में स्थापना हुई थी। मानस असम में है 1989 में स्थापना हुई। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है 1989 में स्थापना हुई थी। सिमलीपाल ओडिशा में 1994 में स्थापना हुई। डिब्रू सैखोवा असम में 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो जगदीप धनखड़ जी थे वो किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी।